हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर 1 के आगे की टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे 14 जुलाई 1789 का इवेंट हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी एंड हमने लुइस सिक्सटीन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानी। हमने ये भी देखा कि लुइस सिक्सटीन को जो एम्प्टी ट्रेजरी मिली थी उसके पीछे का रीजंस क्या था। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा है, पहला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले आप उसको देखें, फिर इस पार्ट को देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सोसाइटी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 18th सेंचुरी फ्यूडल सिस्टम। तो मतलब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि 18th सेंचुरी के टाइम पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी, उसमें कितने ग्रुप थे, किस ग्रुप के लोगों को क्या क्या चीज़ें थी, किस ग्रुप के लोगों को टैक्स पे करना पड़ रहा था, किस ग्रुप के लोगों को टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। और उस समय वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम भी था। फ्यूडल सिस्टम बेसिकली था क्या कि इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि एक ऐसा लेबर है, ठीक है, जिसको सारी चीज़ें आती है, उसको खेती वगैरह सब आता है, लेकिन उसके पास खेती करने के लिए ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है, उसके पास कोई ज़मीन नहीं है। तो जो अमीर लोग थे, जो अपर ग्रुप के लोग थे, वो लोग क्या करते थे कि ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन देते थे, लेकिन ज़मीन एक शर्त पे देते थे कि वो उनको ज़मीन तो देंगे, लेकिन ज़मीन देने के बाद जो भी प्रोडक्शन होगा उसका वो कुछ हिस्सा लाके अपने मालिक को भी देंगे, और जिन्होंने उनको ज़मीन दी है वो उनको एक मालिक की तरह ट्रीट करेगी, उनकी सेवा करेगी, और जब भी कोई भी दिक्कत होगी तो उनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो ये था फ्यूडल सिस्टम। अब अगर हम देखें फ्रांस की सोसाइटी, तो बेसिकली उसमें 3 ई स्टेट थे। जो सबसे पहला ई स्टेट था उसका नाम था क्लर्जी, उसके बाद जो सेकंड ई स्टेट था उसका नाम था नोबेलिटी, एंड जो थर्ड ई स्टेट था उसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे छोटे से बिजनेसमैन, लॉयर, लेबर, सर्वेंट, पीजेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, अब अगर हम देखें फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट, तो देखो फर्स्ट ई स्टेट में वो लोग थे क्लर्जी मतलब वो लोग थे जो या तो चर्च में प्रेस्ट मतलब पूजा वगैरह करते थे या चर्च की सेवा करते थे। उस टाइम इनको सबसे ऊपर का दर्जा दिया जाता था, सबसे मेन माना जाता था। उसके बाद आते थे सेकंड ई स्टेट के लोग, जिसमें राजा के परिवार वगैरह आते थे, नोबेलिटी जिनको हम बोलते थे। अब देखो जो फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट के लोग थे, इनको बाय बर्थ मतलब पैदा होने के साथ ही कुछ प्रिविलेजेस, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिल जाती थी। बस इनको फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट में बस पैदा होना है, पैदा हो गए तो समझ लो वही सिल्वर स्पून वाला हाल है कि पहले से कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएगी। और उसके साथ साथ इनके पास पैसे तो थे, कोई कमी नहीं थी पैसों की, लेकिन ये टैक्स नहीं पे करते थे। इनको सबसे बड़ी फैसिलिटी तो ये थी कि भैया आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड ई स्टेट की, तो इसमें जो ज़्यादातर लोग थे वो बहुत गरीब थे, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बहुत गरीब थे, लेकिन तब भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। इनके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई स्पेशल फैसिलिटी थी, और इनको अलग अलग टाइप के टैक्स भी पे करने पड़े थे। और यही हमने देखा था कि जो एम्प्टी ट्रेजरी के पीछे के रीजंस थे, उसमें एक रीजन ये भी था कि सिर्फ थर्ड ई स्टेट टैक्स पे करते थे, इसलिए जो राजा को टैक्स मिलता था वो बहुत कम मिलता था। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ और एकदम वाइड इंफॉर्मेशन में जाननी है तो आप पिछला पार्ट देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके अलावा अब ये लोग बहुत अलग अलग टाइप के टैक्स पे करते थे, जिनमें से अगर हम मेनली देखें तो 2 टाइप के टैक्स बहुत मेन थे, जिसका एक था टिथ। ठीक है, अब ये टैक्स क्या था, ये टैक्स इनको चर्च को देना पड़ता था, और इसमें बेसिकली होता क्या था कि जितना भी इनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था उसका इनको 1/10 पार्ट चर्च को देना पड़ता था। और उसके बाद था टैल, ठीक है, टाइल बोल सकते हो, टैल बोल सकते हो। ये बेसिकली इनको स्टेट को डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था। अब देखो ये सब टैक्स तो थे ही, इसके अलावा इनको बहुत छोटे छोटे टाइप के टैक्स भी पे करने पड़ते थे, जैसे टोबैको पे टैक्स, जैसे हम लोग टैक्स पे करते हैं वैसे इनको भी अलग अलग टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रांस की सोसाइटी में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें थी। उनकी सोसाइटी बेसिकली 3 ई स्टेट्स में डिवाइड थी। पहले और दूसरे ई स्टेट को कुछ प्रिविलेजेस थी, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। पहले ई स्टेट में आते थे क्लर्जी, दूसरे ई स्टेट में आते थे नोबिलिटी। थर्ड ई स्टेट में जो छोटे लोग थे बेसिकली वो लोग आते थे, और इनको टैक्स भी पे करना पड़ता था, जिसमें से हमने 2 टैक्स भी देखे, एक था टिथ और एक था टाइल। टिथ वो था जो इनको चर्च को देना पड़ता था, जो इनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 था, और टाइल वो था जो इनको डायरेक्टली स्टेट को देना पड़ता था।
तो हमने यहाँ पे फ्रांस की सोसाइटी के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो कुछ सालों बाद क्या हुआ बेसिकली हम देखें, जिसकी वजह से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट भी हुआ था। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से वहाँ की जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको सर्वाइवल के लिए ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब बेसिकली हुआ क्या था तो देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन इन 1715 टू इन 1789। अब देखो हुआ क्या था, फ्रांस की पॉपुलेशन एकदम से 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी 1715 से 1789 के बीच में। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा अरे 23 मिलियन से 28 मिलियन ही तो हुई है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ना हुआ है भाई, हमारे इंडिया की तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं, ये उस टाइम के क्या कहते हैं आंकड़े हैं, और उसके अलावा देखें तो 23 मिलियन से 28 मिलियन मतलब अप्रॉक्स अगर हम देखें तो ये लगभग 1/4 बढ़ा है, जो कि एक 25% के आसपास पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा इंक्रीज है। ठीक है, अब जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो जाहिर सी बात है जहां फैमिली में पहले 2 लोग थे अब 3 से 4 लोग हो गए, तो अब ज़्यादा लोग हैं तो खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मतलब फूड ग्रेन्स की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए विथ इंक्रीज्ड पॉपुलेशन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स ऑल्सो इंक्रीज्ड, बट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कांट बी इंक्रीज्ड रैपिडली। ठीक है, मतलब अब जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी खाने की भी डिमांड बढ़ी, लेकिन खाने की डिमांड तो बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया उस तरह से जिस तरह से डिमांड बढ़ी। तो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली हमारी डिमांड तो बढ़ते गई, ठीक है, लेकिन जो सप्लाई थी वो स्टेबल थी, वो नहीं बढ़ी, और इसकी वजह से आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली आप बोल सकते हैं इसकी वजह से आ गया महंगाई। अब महंगाई क्यों आई, ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो। आपने देखा होगा अगर आप कभी मार्केट में कुछ बाय करने जाते होगे सब्जी वगैरह, तो आप देखते होगे कि अगर कोई सब्जी ऐसी है मार्केट में जो सब लोगों के पास है, ठीक है, जैसे टमाटर मान लेते सारे सब्जी वाले टमाटर बेच रहे हो, सबके पास बहुत टमाटर है, भरा हुआ है, तो वो लोग क्या करेंगे, टमाटर का प्राइस बहुत कम में बेचेंगे और बहुत सस्ता टमाटर आपको मिल जाएगा। क्यों, इसके पीछे के 2 रीजन है। अगर वो सस्ता नहीं बेचेंगे तो उनके टमाटर खराब हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद सभी के पास टमाटर है तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, ठीक है, और डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी है तो वो नॉर्मल प्राइस में बेचेंगे। लेकिन अगर यहीं पे बात करें हम 10 दुकानदार हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक दुकानदार के पास टमाटर है। अब लोग तो पहले ही जितने थे उतने ही है, लेकिन टमाटर सिर्फ एक दुकानदार के पास है, तो अब उसके हाव भाव थोड़े बढ़ जाएंगे, वो क्या करेगा, टमाटर महंगे बेचेगा। इसी तरह होता है इन्फ्लेशन, कि जब हमारी डिमांड बढ़ी, अब भाई पॉपुलेशन लगभग हमारी 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई थी फ्रांस की, तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई, अब पॉपुलेशन के हिसाब से सप्लाई बढ़ी नहीं, तो सप्लाई बढ़ी नहीं, तो इसलिए क्या हो गया, वहां पे महंगाई आ गई। अब महंगाई का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, थर्ड स्टेट। भाई फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पे तो ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, उनके पास तो पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो यहीं पे हमारा थर्ड पॉइंट है, bread was staple diet of majority of the people, but due to these circumstances bread's price increased। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट यही बता रहा है कि उस टाइम ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द लोगों की जो मेन डाइट थी उसमें ब्रेड वो इंक्लूड हमेशा रखते थे, लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रेड का प्राइस भी इंक्रीज हो गया था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, जो उनको लाइफ जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए थी वो भी उनको आसानी से नहीं मिल पा रही थी, और ऊपर से एक दिक्कत और थी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बताएगा, बट वेजेस ऑफ लेबरर्स फिक्स्ड, सो फॉर देम गेटिंग ग्रेन बिकम वेरी डिफिकल्ट एंड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड। अब यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस तो बढ़ा हर चीज का, लेकिन जो लेबरर्स की सैलरी थी, वेजेस थे, वो नहीं बढ़े, वो फिक्स थे। अब आप ये बताओ, अगर आप पहले भी 100 रुपए कमा रहे हो और आपको रोज 50 रुपए का सामान लेना है, तो 50 रुपए आपके बच रहे हैं, लेकिन आप 100 रुपए अभी भी कमा रहे हो और अब आपको सामान लेना है 80 रुपए का, तो आपके ऊपर लोड तो ज्यादा आएगा ना थोड़ा सा आपके ऊपर। अब वो 80 रुपए का सामान लेने के लिए आपको थोड़ी सी तो डिफिकल्टी होगी कि अब आपको 20 ही रुपए बच रहे हैं और सब चीजों के लिए बस आपके पास अब 20 रुपए है। तो यही इन लेबर्स के साथ हुआ, इनकी सैलरी तो नहीं बढ़ी, इनको जितने पहले वेज मिल रहा था उतना अभी भी मिल रहा था, लेकिन जो
10 रुपए की पहले चीज थी वो अब इनको 15 की मिल रही थी। तो इसी की वजह से जो हमारा आया यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो चीजें जो हमारे लिवलीहुड के लिए, हमारी जीवन के लिए जरूरी है, वही हमें नहीं मिल पाती। और ये उस समय जब ओल्ड रेगा, अब ओल्ड रेगाइम क्या है, तो देखो 1789 के जो पहले का पीरियड है उसको फ्रांस में ओल्ड रेगाइम भी बोला जाता था। अब बेसिकली यहाँ पे क्या था, इसमें बार बार सब्सिस्टेंस क्राइसिस आती रहती थी। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार ऐसा होता रहता था कि जो लेबरर्स है या छोटे ग्रुप के जो लोग हैं उनको जो जिंदगी जीने के लिए उनकी जो बेसिक चीजें है वही नहीं मिल पाती थी। क्यों? इन्फ्लेशन की वजह से। तो देखो इस टॉपिक में भी हमने देखा कि कैसे फ्रांस में स्ट्रगल टू सर्वाइव हुआ, लोगों को जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। पॉपुलेशन उनकी बढ़ गई, उसकी वजह से सप्लाई तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं। अगर सप्लाई बढ़ जाती तो ये दिक्कत ना आती, और सप्लाई नहीं बढ़ी तो इस वजह से क्या आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, और ब्रेड का प्राइस भी बढ़ गया। और ब्रेड वो लोग बहुत पसंद करते थे, बेसिकली बोल सकते हैं कि उनकी जो मेन डाइट थी वो ब्रेड थी। ठीक है, अब लेकिन जो लेबर्स की वेजेस थी, मतलब सैलरी थी, वो तो बढ़ी नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या आ गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब जो उनको बेसिक चीजें चाहिए थी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, वही इनको नहीं मिल रहा था। तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक कवर किए, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, फ्यूडल सिस्टम, एंड द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक एकदम इजी लैंग्वेज में समझ आए होंगे। मैं भी एकदम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना इजी हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में समझ आए। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।